हेलो, वेलकम टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि इंग्लिश का विषय है आज, तो आज हम इस इंग्लिश में आपको क्या बताने वाले हैं हम आपको बता दें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट 2021 में आने वाले जो पूरे 8 नंबर के क्वेश्चन हैं वो बताने वाले हैं। तो उसमें बताएंगे क्या, ये मायने रखता है। सबसे लाजवाब बातें ये है कि हमें करना क्या क्या है। आज हम आपको पहले ये क्लियर कर दे कि बताएंगे क्या। आज हम आपको रिफरेंस, ठीक है, रिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो आज हम आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन के बारे में एकदम बेसिक से बताने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा में कैसे आप लिखेंगे कि इसके द्वारा पूछे गए पूरे 8 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप कैसे उठाएंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और फटाफट वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए। हम शुरू करने जा रहे हैं। तो किस तरह आपको करना होगा, अगर कोई भी आपको इसमें टॉपिक ऐसा समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं स्टैंजा। तो ऐसे ही एक आपको स्टैंजा दिया रहेगा, ठीक है, और जिसमें आपको करना क्या होगा, देखिए एक प्रोज से दिया रहेगा, एक पोइट्री से दिया रहेगा। तो फिलहाल आज हम जो डिस्कस करेंगे ये आपका कहां से होगा भाई, ये आपका होगा प्रोज से। कहां से है, सॉरी प्रोज नहीं, पोइट्री से रहेगा। कहां से रहेगा, पोइट्री से है, ये प्रोज से नहीं है। ठीक है, तो प्रोज से जब आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको प्रोज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो भी क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल हम चलिए बातें करते हैं आगे। तो देखिए जो दिया गया स्टेंजा है इसमें क्या बोला, जरा पहले इसको समझते हैं और इसको पकड़ते हैं किस चैप्टर से दिया गया है। तो देख सकते हैं आप सामने कितनी बार आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पे अगर हम बताएं तो 2015 में आया है, 14 में आया है, 13, 12, 11, 9, 8, ये तो इतने साल आया है। बट उसके अलावा 2017 और 18 में भी पूछा गया है। तो 20 में नहीं पूछा या फिर पूछा, इसकी संभावना, इसकी गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन 21 में किसी न किसी सेट में ये जरूर पूछने की संभावना है। तो हम चाहेंगे कि इसको आप सभी लोग समझ लीजिए। पता नहीं कब बादल बरस जाए, यानी पता नहीं कब किसके सेट में ये क्वेश्चन बरस जाएगा, ये पता नहीं है। ठीक है, चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले हमारा काम है इसको पढ़ना, उसके बाद समझना कि किस चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए बोला जा रहा है हिज स्टेट इज क्या है, किंगली, 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या कह रहा है। बात समझ आ रही है? तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखने से पहले आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो कवि है वह ईश्वर से अपनी इच्छा, मतलब अपनी उत्कृष्टता एवं इच्छा को महसूस कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि बोल रहा जा रहा है कि इज किंगली, वह राजा है। कौन, ईश्वर को बता रहा है, वे राजा है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, 1000 मतलब हजारों, ठीक है, एट हिज बिडिंग मतलब क्या, बिडिंग मतलब होता है आज्ञा मानने को तैयार रहना। तो ईश्वर के आज्ञा को मानने के लिए 1000 स्पीड, यानी कि हजारों राजा क्या होते हैं, ब्राह्मण देवदूत क्या होते हैं, चारों तरफ दौड़ते रहते हैं। ठीक है, विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट किए। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक है, तो इसे बताया जा रहा है कि कवि इसमें बता रहे हैं जो सिर्फ उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। यानी कि वो जो ईश्वर है वो राजाओं का भी राजा एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसमें तो बातें हमने आपको बता दिया, लेकिन अब बात आती है रिफरेंस की। सबसे लाजवाब बात है, देखिए लिखने की जो बात है,
जिस पे नंबर मिलना है उस पे हम बात करेंगे। रेफरेंस का मतलब क्या होता है हम आपको बता दें। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। संदर्भ में आप क्या डालेंगे, कैसे डालेंगे, ये आपको समझना है, तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो रेफरेंस में आप उन चीजों को लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि जो इसमें आपको लिखना क्या है, ये चैप्टर, ये जो ऊपर दिया गया लाइन है या फिर दिया गया स्टेंजा है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको लिख के बताते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा ध्यान से। तो रेफरेंस में लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे ठीक है, रेफरेंस लिखेंगे दीज लाइन, ठीक है, दीज लाइन, दीज मतलब ऊपर जो दिए गए लाइन है, तो लिखेंगे दीज, ठीक है। तो सिंपल से सिंपल सेंटेंसों का प्रयोग करिएगा ताकि आपको भी अच्छे समझ में आ सके और जो समझने वाला एग्जामिनर है उसको और अच्छे समझ में आ सके, ठीक है। फिलहाल एग्जामिनर तो समझ लेगा, लेकिन आप अगर सुंदर और अच्छे राइटिंग में लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छा देगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे। राइटिंग अच्छी कैसे होती है, आराम से, मतलब आराम से इतना मत लिखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, प्रैक्टिस उसकी पहले जरूरी है, तो थोड़ा दूर दूर लिखने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि एक ही में गोचे रहें, तो वो का सही भी रहेगा तो अभी एग्जामिनर को अच्छा नहीं लग सकता। सो हम चाहेंगे थोड़ा डिस्टेंस देके लिखिएगा। और क्या लिखेंगे हम आपको बताते हैं, लिखेंगे दीज लाइन्स, ठीक है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ठीक है, हैव बीन टेकन। तो दीज लाइन यानी ये लाइंस जो है हैव बीन टेकन, लिए गए हैं कहां से, टेकन फ्रॉम द पोयम, फ्रॉम द पोयम, ठीक है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, किस पोयम से लिया गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो देखिए इसको हाईलाइट करने के लिए हम इतना ही कहेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है तो इसको ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्लियर, तो हो गया ये। और यहां पे लिखेंगे कंपोज्ड बाई, ठीक है, कंपोज्ड बाई, किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, देखिए कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन। कौन है, जॉन मिल्टन। तो लिख लीजिए इनका नाम भी ब्लैक पेन से, ठीक है, जॉन मिल्टन, JOHN मिल्टन, MILTON, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को भी बताना है कि देखिए जो है हाईलाइट कर रहे हैं पॉइंट, उसके स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब देखेगा आप हाईलाइट किए हैं तो वो सोचेगा इस चीज को लेकर कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हैं तो हाईलाइटेड पॉइंट देखेगा तो स्पेलिंग मिस्टेक देखेगा तो वो आपके नंबर को वहां पे माइनस कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज पर, इन बातों का ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये हो गया आपका रेफरेंस तैयार। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस हु कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो जॉन मिल्टन है इन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया रेफरेंस। बात आती है कॉन्टेक्स्ट की। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आइए उसको भी समझ लिया जाए और बहुत अच्छे से समझा जाएगा, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको लिखने का जो सिस्टमेटिक ढंग हम आपको बता रहे हैं इसी तरह से आप अच्छे और राइटिंग में लिखिएगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे प्रसंग, ठीक है। प्रसंग बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट को हम बोलते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, ये लिखने से पहले हम आपको जरा सा समझाएंगे, उसके बाद लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट तो हेडिंग डालेंगे, रेफरेंस होने के बाद कॉन्टेक्स्ट का हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे क्या। तो ये जो दिया गया स्टेंजा है, इसमें जो बातें बताई गई हैं वो हम कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से थोड़ा सा इसमें बताते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें क्या बताया जा रहा है हम आपको पहले बता दें कि जो कवि है, जो जॉन मिल्टन है, ठीक है, वो ईश्वर में अपना जो पूर्ण विश्वास है वही प्रकट कर रहे हैं इस स्टेंजा के माध्यम से, ठीक है। तो इनका अगर हमें लिखना होगा
प्रसंग यानी कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे द पोएट। अच्छे राइटिंग में लिखने की कोशिश कीजिएगा, एक बात हम बार बार कहते हैं आपसे, ठीक है। लिखेंगे द पोएट, द पोएट, ठीक है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस मतलब प्रकट करता है। द पोएट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस की जगह एक्सप्रेसेस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रकट कर रहा है। तो द पोएट एक्सप्रेसेस हिज कंप्लीट, हिज कंप्लीट, हिज कंप्लीट faith in God, faith in God, ठीक। तो ये क्लियर हुआ, एक बार फिर से समझ लीजिए। द पोएट एक्सप्रेस यानी जो कवि है वह प्रकट कर रहा है हिज कंप्लीट, पूरा, ठीक है, पूर्ण, कंप्लीट को बोलते हैं पूर्ण, फैथ यानी विश्वास, इन मतलब में, गॉड मतलब ईश्वर। तो कहने का मतलब कवि ईश्वर में अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करते हैं। तो ये प्रसंग आपका क्लियर, यानी कि कॉन्टेक्स्ट आपका क्लियर, बस इतना लिख देंगे, ये आपका बन गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो सॉरी क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट हेडिंग्स के बारे में। तो अगला हेडिंग्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, व्याख्या, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन। क्या कहेंगे इसमें, इसमें हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक। तो यहां पे हम लिखेंगे तो लिखेंगे, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, इसको हम सिंपल से सिंपल वर्ड में लिखेंगे ताकि आपका व्याख्या अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी हो सके, ठीक है। क्योंकि बड़े नंबर का क्वेश्चन हमेशा हम टारगेट करते हैं, तो अब चाहते हैं कि बड़ा नंबर का क्वेश्चन है तो बड़ा नंबर पूरा जो दिख रहा है वो मिलना भी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बस दिख रहा है, तो कैसे लेना है ये हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे हम आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, हर टॉपिक पे जिस पे आप हमें बताएंगे हम उस पे वीडियो लेते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत ही जोरदार हो सके, ठीक है। फिलहाल हम बातें करते हैं व्याख्या पे, ठीक है। तो व्याख्या में आप लिखेंगे क्या, कवि ईश्वर की उत्कृष्टता एवं उनकी इच्छा को महसूस कर रहे हैं। किसकी, ईश्वर की, ठीक है। तो क्या पहले हम देखिए हिंदी में बताएंगे, उसके बाद इंग्लिश में बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ हिंदी में इतना सोच सकते हैं, तो उसी को बस ट्रांसलेट कर देंगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, और रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लिखेंगे कवि ईश्वर की उत्कृष्टता एवं उनकी इच्छा को महसूस कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं, तो लिखेंगे द पोएट, द पोएट, ठीक, रियलाइज, ठीक है, रियलाइजेस कह सकते हैं, रियलाइज नहीं, रियलाइजेस, ठीक है, रियलाइजेस, ठीक है, द सुपरमेसी ऑफ गॉड, द सुपरमेसी ठीक है, द सुपरमेसी ऑफ गॉड, ऑफ गॉड एंड ठीक है, गॉड एंड हिज विल, हिज विल क्या हुआ, इसका मतलब हमने अभी आपको बताया कि कवि ईश्वर की उत्कृष्टता एवं उनकी इच्छा को महसूस कर रहा है। रियलाइज मतलब महसूस करना, द सुपरमेसी ऑफ गॉड यानी कि गॉड की, किसकी, उत्कृष्टता, सुपरमेसी मतलब उत्कृष्टता, एंड हिज विल, और क्या, और जो क्या प्रकट कर रहा है, उनकी यानी उनकी जो इच्छा है, ठीक है, उनको महसूस कर रहा है। क्लियर है, चलिए। तो इतना, ये आपका एक सेंटेंस तैयार हो गया। तो हमें हिंदी में पता हुआ, हमने हिंदी में पहले पता किया, फिर उसी को ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश में बन गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब कोई दिमाग में चला है तो अगला जो सेंटेंस बनाएंगे आप, उसमें क्या बोलेंगे, वे राजा हैं, कौन, ईश्वर, उनके आदेश पर हजारों देवदूत ब्रह्मांड में चारों ओर लगातार दौड़ते रहते हैं। तो इतना हमने आपको हिंदी में बताया, तो बस इसी को इंग्लिश कर लीजिए।
अब इंग्लिश करेंगे कैसे, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको आप अपने पेन कॉपी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इंग्लिश बताएंगे, उसको भी नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका तैयार भी हो जाएगा और आप नोट भी कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, क्योंकि रटने वाली चीज हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इतना तो लिख ही लिया हमने। अब लिखेंगे क्या, वे राजा है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे ही इज अ किंग, सॉरी ही इज द किंग, ठीक है, ही इज द किंग, ही इज द किंग, ठीक है, यानी वह राजा है, ठीक है। और क्या बोला हमने, और बोला कि उनके आदेश पर हजारों देवदूत, तो क्या लिखेंगे यहां पे, एट हिज कमांड, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा इस चीजों को, तो लिखेंगे एट हिज कमांड, हिज कमांड, एट हिज कमांड, ठीक है, हजारों देवदूत, तो लिखेंगे 1000 एंजल, ठीक है, थाउजेंड्स, हजारों ऑफ एंजल, एंजल मतलब देवदूत होता है, ठीक है, हजारों देवदूत आर रनिंग, क्या करते हैं, ब्रह्मांड में चारों ओर लगातार दौड़ते रहते हैं, तो लिखेंगे एंजल्स आर रनिंग, आर रनिंग, ठीक है, रनिंग कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली ऑल ओवर द, ठीक है, ऑल ओवर द यूनिवर्स, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं यहां से। ही इज द किंग, वह राजा है, कौन, ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है। एट हिज कमांड, ठीक है, उनके आदेश पर थाउजेंड्स ऑफ एंजल, हजारों देवदूत, ठीक है, आर रनिंग, ठीक है, क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली ऑल ओवर द यूनिवर्स, चारों ओर ब्रह्मांड में क्या करते हैं, लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार दौड़ते रहते हैं, ऑल ओवर द यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड में। क्लियर है, कोई डाउट है, हमें तो नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे सर ये नहीं समझ में आया, तो इसको आप कर सकते हैं। तो पहली सोच आपको हिंदी में ले जानी है, क्योंकि जब आप हिंदी जानते रहेंगे तो इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो बस ट्रांसलेट करना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे, इतना तो हो गया। और सेंटेंस आप बनाएंगे कि वे कभी थोड़ा सा आराम नहीं करते, ठीक है, यानी वे कभी क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम नहीं करते। तो यहां लिख लीजिए, लिखेंगे क्या, लिखेंगे दे डू नॉट, ठीक है, दे डू नॉट, दे डू नॉट टेक एनी रेस्ट, टेक एनी रेस्ट। हम बहुत देखिए कठिन वर्डों का यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल वर्डों का यूज कर रहे हैं ताकि आप भी समझें, और जो चीज आप समझे वही चीज आप अपने एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तब आपको नंबर मिलेगा एकदम लाजवाब। तो दे डू नॉट टेक एनी रेस्ट एंड ट्रेवल फ्रॉम, एंड ट्रेवल फ्रॉम, ट्रेवल फ्रॉम वन, क्या है, ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर। क्लियर, कोई डाउट है,
चलिए डाउट होगा तो वो हमसे क्लियर कर सकते हैं आप लोग। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, दे डू नॉट टेक एनी रेस्ट एंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, इन द सर्व ऑफ गॉड, इन द सर्व ऑफ गॉड। चलिए अब इसके हिंदी को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को अगर हम लेकर चलेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में आप 1 महीने पहले भी पढ़ना शुरू करेंगे तो भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हमने लिखा क्या, दे डू नॉट टेक एनी रेस्ट। तो इसका मतलब क्या बोले यहां पे, वे कभी थोड़ा सा आराम नहीं करते हैं, ठीक है। क्या है, रेस्ट, एंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं बिना रेस्ट किए, ठीक है, इन द सर्व ऑफ गॉड, ईश्वर की सेवा के लिए, ईश्वर की सेवा में। तो आप सिंपल सी बात लिख सकते हैं, वे कभी भी थोड़ा सा आराम नहीं करते एवं ईश्वर की सेवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। ये हुआ हमारा सेंटेंस। और इस सेंटेंस को आप इस तरह लिखेंगे इंग्लिश में, दे डू नॉट टेक एनी रेस्ट एंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्व ऑफ गॉड। सर्व मतलब होता है सेवा, ऑफ मतलब का, गॉड मतलब ईश्वर, ईश्वर की सेवा की, यानी ईश्वर की सेवा के लिए वो क्या करते हैं, वे चारों तरफ वो क्या करते हैं, वे लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते रहते हैं। क्लियर है? चलिए उम्मीद करेंगे क्लियर होगा भाई, तो क्लियर होना भी चाहिए। अगर उलझन रहेगी तो सुलझन आप करेंगे, तो इस तरह से कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? गुड। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और 2-3 लाइन लिख लेते हैं। तो यहां पे आप एक सेंटेंस अपने माइंड में और लिख सकते हैं, सोच सकते हैं और उसको इंग्लिश में कर सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, दूसरे देवदूत भी हैं। इतने हजारों देवदूत होने के बाद जो ब्रह्मांड में दौड़ते हैं चारों तरफ, उनके अलावा यानी दूसरे देवदूत भी हैं जो सिर्फ उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। किसके? ईश्वर के। तो यहां पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे देयर आर अदर्स, यानी दूसरे भी हैं। देयर आर, ठीक है, अदर, ठीक है, देयर आर अदर्स आल्सो, ठीक है, आल्सो हु ओनली, जो कि केवल उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तो लिखेंगे हु, ठीक है, हु ओनली स्टैंड, ओनली स्टैंड, ओनली स्टैंड, ठीक है, ओनली स्टैंड एट हिज डोर, एट हिज डोर। इसका मतलब क्या? दूसरे देवदूत भी हैं जो सिर्फ उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है बात? एवं उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, यानी इंतजार करते हैं, उनका कोई आदेश होना चाहिए। किसका? ईश्वर का। क्या करते हैं? यहां पे लिखेंगे एंड, ठीक है, एंड और वेट, इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, एंड वेट क्या? फॉर हिज कमांड, उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। किसके? ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एंड हिज, सॉरी, डोर एंड हिज, एंड वेट फॉर, ठीक है, हिज कमांड। देखिए ऐसे सेंटेंस बनाते बनाते हम कितना सेंटर आइडिया, सॉरी, कितना लिखे चले गए एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे ही बस अगर आप 5-6 लाइन का अगर आप हिंदी जानते हैं तो बस उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ये आपका तैयार हो जाएगा, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं, देयर आर अदर्स, दूसरे भी देवदूत है, ठीक है, दूसरे देवदूत भी है। आल्सो हु, ठीक है, ओनली, जो कि ओनली, केवल, स्टैंड एट हिज डोर, उनके, जो कि केवल उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। ठीक है, एंड, और, वेट, प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, फॉर हिज कमांड, उनके आदेशों का।
यानी ईश्वर का कोई आदेश हो उनकी वो क्या करते हैं, वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। ठीक है, कवि उन सेवकों से अपनी पहचान कराते हैं। तो ये देखिए हमने आपको बताया, तो इस चीज से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे एक्सप्लेनेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट समझाने का मेरा यही मकसद था कि आपको रटना नहीं है। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में अगर फंस भी जाते हैं, बाय द वे अगर आपको मिल जाता है टॉपिक, तो बस आपको उस पे हिंदी के बारे में, जैसे कहानी नहीं होता है, मूवी देखते हैं 2 घंटे का, देखते कि नहीं देखते हैं, तो वैसे ही अगर आपके दिमाग में बन जाता है कि नहीं सर, नहीं हाँ ये ऐसे होता है, इस स्टोरी के बारे में हम जानते हैं, तो उसके स्टोरी के मामले में अगर एक एक लाइन करके अगर 6 सेंटेंस 5 वाक्य भी अगर आप तैयार करते हैं, तो बस उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट मार देंगे, तो ये आपका तैयार हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस तो हमने आपको बता ही दिया कि चैप्टर को पता करना है किस चैप्टर से है और इसके राइटर कौन है। कॉन्टेक्स्ट में आपको यही बताना है कि ये जो दिया गया स्टैंजा है उसमें क्या बातें बताई गई हैं, उस प्रश्न के माध्यम से, कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से हम थोड़ा सा वहां पे जिक्र करेंगे, और पूरा एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत हम व्याख्या में पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि नहीं हाँ इसमें क्या बातें थी स्टैंजा में। तो हमने पूरा आपको बताया, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपको इंग्लिश में और भी टॉपिक्स के वीडियो चाहिए तो आप हमें क्या करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, तो हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में, यानी 12th वालों के लिए बता दें हम, जो कि बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आपके लिए काफी मदद हो सकेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।